सो नाउ हम बात करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस द बेस्ट स्टॉक के ऊपर। जी हाँ, बेस्ट स्टॉक इसीलिए क्योंकि अभी आपको पता चलेगा कि मन्नापुरम फाइनेंस सेक्टर का बेस्ट स्टॉक क्यों है। और आज हुआ क्या है, काफ़ी दिनों बाद काफ़ी इसने बचाने की कोशिश की थी 100 के लेवल को, लेकिन ये डिफेंड नहीं कर पाया। और यहाँ पर 100 का लेवल एक झटके में टूटा, 99 रुपये 10 पैसे, और क्लोजिंग दी है 99 रुपये के नीचे। और 100 का लेवल टूटना यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल टूटना सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक 3 डिजिट के लेवल को तोड़ देना, ये अपने आप में एक ख़राब बात है। और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत तेज गिरावट है। आप सोच रहे होंगे कि मन्नापुरम फाइनेंस में इतना तेज गिरावट क्यों है, तो लो मैं बता देता हूँ। एक बहुत ही आसान सी चीज़ है जिसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चल जाए कि गिरावट और भी होगी अगर होने को हुई तो। सो दिस इज द रीजन। और एफआईआईस की पोजीशन जरा देख लीजिए। इस मन्नापुरम फाइनेंस के स्टॉक में कभी कितना था, 2021 मार्च में 38.58% एफआईआईस ओन करते थे मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर, और घटके रह गई है 2022 मार्च 29.83%, 29.83%। और ये कहीं ना कहीं अब जब जो नया पैटर्न आएगा ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा एफआईआईस और भी ज़्यादा बेच कर निकल गए हैं, डीआईआईस ने और स्टेक बढ़ा दी है, ये आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉक सस्ता हो चुका है, लगातार सस्ता हो ही रहा है। 8.88% से बढ़ाकर डीआईआईएस ने पहुंच गए हैं 15.80% पर। तो ये है। और हम 2021 मार्च से क्यों देखें, हम देखेंगे कि यहाँ पर ही देख लो 2021 से जो आपका सितंबर का जो क्वार्टर है यानी Q2 का जो क्वार्टर है, तो Q2 के क्वार्टर में 34.93% की स्टेक थी एफआईआईएस की, जो कि घटकर 2021 दिसंबर यानी Q3 में रह गई 34.81। और 2022 मार्च आया रिजल्ट और माफ कीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न 29.83%। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना कि नेक्स्ट पैटर्न जब आएगा ना Q1 का, तो उसमें आप देखेंगे एफआईआईएस की स्टेक और कम हो सकती है। और ये पैनिक सेलिंग अगर एफआईआईएस की नहीं रुकी तो हो सकता है जहाँ जहाँ एफआईआईएस की बड़ी बड़ी पोजीशन है, जैसे एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आप देख रहे हैं किस तरीके की गिरावट चली है। मन्नापुरम फाइनेंस में बहुत बड़ा यहाँ पर जो है एक स्टेक है एफआईआईएस का, तो बेच के निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं बेच रहे होंगे। बेच रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये गिरेगा, अगर और बेचेंगे तो और गिरेगा क्योंकि स्टेक बड़ी है। पता नहीं कितना बेचेंगे, नहीं पता है, रियलिटी तो यही है। लेकिन डीआईआईएस अपनी तरफ से स्टेक बढ़ा रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये है रीज़न, एक अपना जो एक स्टॉक गिराने में जो है वो एक रीज़न बना हुआ है। तो एफआईआईएस जो है एक रीज़न है इस स्टॉक के गिरने का। और सिर्फ और सिर्फ मन्नापुरम फाइनेंस में नहीं है, एनबीएफसी के अगर बाकी अगर आप गोल्ड लोन वाले देख लो तो ये रहा मन्नापुरम फाइनेंस की जगह मुथूट फाइनेंस देख लीजिए, 1600 का स्टॉक 1117 रुपये का। आईआईएफएल फाइनेंस 400 रुपये वाला 288 रुपीज़ का। आईआईएफएल फाइनेंस का भी गोल्ड लोन का बिजनेस है, ध्यान होना चाहिए आपको। एचडीएफसी बैंक जिसमें एफआईआईएस की बड़ी स्टेक है, और बजाज फाइनेंस ऑफ इंदौर में बड़ी स्टेक है एफआईआईएस की। देख लीजिए क्या हाल है, 20,000 वाला स्टॉक 12,600, एचडीएफसी बैंक 1600 रुपये वाला स्टॉक 1294। तो ये हालत है, और ये हालत जो है वो खस्ता होती जा रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एनबीएफसी की दिक्कत कैसे बढ़ने वाली है और कल क्या खबर आई है जिसकी वजह से और दिक्कत बढ़ सकती है। तो कभी 16,000 का मार्केट कैप होने वाली कंपनी अब 8,665 करोड़ की रह गई है। मन्नापुरम फाइनेंस के पूरे करियर को अगर आप देख लीजिए तो एक बेहतरीन रिटर्न कभी दिया नहीं है इसने। 5 साल हो गए मुझे देखते देखते मन्नापुरम फाइनेंस को 100 रुपये पर, और अभी जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में मेरे 5 साल हो चुके हैं। तो जब मैं आया था तो मन्नापुरम फाइनेंस मेरा फेवरेट स्टॉक था, अभी भी फेवरेट है, कल भी फेवरेट था, आगे भी रहने वाला है। और इसे मैंने लमसम 100 रुपये या 100 रुपये के नीचे मैंने देखा है। डिविडेंड वाला एक बेहतरीन स्टॉक है मन्नापुरम फाइनेंस। और ये हालत जो है वो अभी 5 साल वाली हो चुकी है, यानी 5 साल में मैंने कभी इसे अच्छे गेंस लाते हुए देखी नहीं। एक अशोक लेलैंड, एक मन्नापुरम फाइनेंस, फंडामेंटल अच्छे, लेकिन मन्नापुरम फाइनेंस कोई रिटर्न नहीं। और ईपीएस देख लीजिए तो आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह जाएंगी। ईपीएस 18.14 का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, इतना जबरदस्त। और आपका पी रेशियो, ईपीएस देखिए कहाँ है, पी रेशियो 5.58, सबसे निचले स्तरों पर आपका पी रेशियो। इतना सस्ता फाइनेंस सेक्टर में स्टॉक कोई हो ही नहीं सकता।
तो इतनी गुरी से गिरी हालत है। एक मनोपुरम फाइनेंस, एक आपका फेडरल बैंक, दोनों भैया एक ही चचेरे भाई, एकदम ममेरे चचेरे जो कह लीजिए, कभी रिटर्न कमा के दिए ही नहीं है। तो यहाँ पर ये हालत है। और इंडस्ट्री 40.33 कंपेयर कर लीजिए पी रेशियो से, तो 35 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर जो है डिफरेंस निकल के आता है, और इतना सस्ता है आपका स्टॉक। तो आप सोचिए कि और कितना गिर सकता है। गिरने को तो और भी गिर सकता है, कहने की बात है, गिरने को तो और भी गिर सकता है। एफआईएस की सेलिंग नहीं रुकी तो और गिर सकता है, ये अनुमान है, पूरा अनुमान है। 100 का लेवल टूटना नहीं चाहिए था लेकिन टूट गया। ये Q4 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Q4 रिजल्ट जैसे ही आएंगे, मैं आपको बता दूं Q4 अच्छे आना इतना ज़रूरी है ना कि बस आप समझ ही लीजिए। तो ऐसे गिरते हुए माहौल में अगर Q4 अच्छे आ जाएं तो कहीं ना कहीं गिरावट सुधर सकती है। लेकिन अगर Q4 भी बिगड़ते हुए आएंगे तो फिर गिरावट सुधरेगी नहीं, थोड़ी सी बिगड़ेगी, लेकिन और गिरावट होने का संभावना नहीं है। बुक वैल्यू पर शेयर 98.79, आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज इसी लेवल पर। तो आपके कोई भी रिटर्न ना कभी कमा के दिए ही नहीं है मनोपुरम फाइनेंस ने। तो ये ना कुछ भी नहीं है, कहने की बात है। बस स्टॉक इतना फंडामेंटली अच्छा है जिसकी कोई बात नहीं। लेकिन रिटर्न के मामले में कभी एक वक्त दौड़ा था कुछ महीनों पहले, बहुत सालों बाद ऐसी तेजी देखने को मिली थी मनोपुरम फाइनेंस में। और ये है आपका 2019 से 2022 अब तक का चार्ट। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो 220 224 का जो आंकड़ा जो टच किया था ना, उसके बाद लगातार जो नीचे जो पहाड़ आ रहा है वो कुछ इस तरीके का है। और ये 2020 के बाद एक लो लगा था 74.95 रुपीज़ का। और यहाँ पर अगर ये और गिरता है, यहाँ पर स्टॉक 100 रुपये के नीचे चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं 74.95 वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा जहाँ पर आके स्टॉक रुक सकता है, एक गिरावट थम सकती है, उसके बाद कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा। लेकिन ये तब होगा जब मार्केट का हाल लगातार ख़राब होगा और स्टॉक का हाल भी लगातार ख़राब होता जाएगा, तभी ये है। अदरवाइज अगर मार्केट बीच में सुधर गया तो आपको शायद यहाँ पर जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा स्टॉक में बीच रास्ते से। तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, पता नहीं कौन सा होगा। रियल फैक्ट ये है कि कोई कुछ नहीं जानता है। रियल फैक्ट ये है कि एफआईएस के बारे में कोई नहीं समझ पा रहा है। रियल फैक्ट ये है कि मार्केट की गिरावट और कितनी होगी नहीं पता है। तो आपको तैयार रहना होगा। बहुत ज़्यादा नीचे आया है, खरीदने की सोच लीजिएगा, क्योंकि आपके डीआईएस जो है वो खरीद रहे हैं। और ऐसा स्टॉक जब फंडामेंटली इतना सस्ता मिल रहा हो, जो स्ट्रांग हो, तो उसे सस्ते रेट में खरीदना क्या बुराई बात है। तो उस पर जो है आप आगे रहिएगा। जो फंसे हैं क्या कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है। मतलब जब तक मार्केट सही नहीं होगा तब तक ये यहाँ पर जो है तेज़ी पकड़ेगा नहीं। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर अप्लाई होती ही है। एक बार मार्केट सही हो जाए तो अचानक से इसमें तेज़ी आ जाएगी। ये तो 100% की बात है कि इतना ओवरसोल्ड जोन में है कि क्या कहें इसके बारे में। Q4 अच्छे आ गए तो भाई दिन दुगनी रात चौगनी जैसा हाल हो जाएगा, गिरावट भी कम होगी और उछाल भी ज़्यादा तेज होगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो समझ में आता है, लेकिन होगा क्या भगवान जाने, अभी तो कुछ भी कहना नामुमकिन है। तो 74.95 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस स्टॉक में। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है आगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।